अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनाइजेशन। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल्स क्या होते हैं और आयनाइजेशन क्या है। तो हमने ये वाले प्रोसेसेस आज समझने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, हमने उसका फॉर्मूला बताया कि किस तरह से हम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं। अब जिस तरह से ऑर्बिट से हमारा न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उनकी एनर्जीज इंक्रीज होती जाएंगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में पड़ा हुआ है, आखिरी ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, उतनी ही उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। अब जितना इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, उतना ही वो लेस टाइटली बाउंड है एटम से, और जितना क्लोज होगा उतनी ही उसकी बॉन्डिंग विद द न्यूक्लियस ज्यादा होगी। अब इसकी एग्जांपल हम एक सिंपली टर्म से लेते हैं कि किस तरह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है और क्यों होती है। अगर हम बात करते हैं एक क्लास की, एक क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, तो जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा ज्यादा, और जो लास्ट बेंचर्स हैं उनका टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा और वो अपने कामों में लगे होंगे। सो दिस इज द सेम केस इन एन एटम, कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है, और जो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जिस तरह से हमारी इंटरेक्शन थी हमारे एग्जाम्पल के केस में, इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस में मौजूद है हमारे पास प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, तो उनका कोई चार्ज नहीं है। सो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंट्रैक्शन हो रही है, जो अट्रैक्शन है, वो विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाईएस्ट एनर्जी के वो आखिरी शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं और वो एटम से लूजली बाउंड होते हैं। अब एक एटम आखिरी शेल में पड़ा हुआ है, अब इसको हम उसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास फर्स्ट बेंच पे पड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है या एक टीचर के बिल्कुल पास है, लेकिन जो हमारा आखिरी बेंच होगा उस बेंच को हम कहते हैं कि वो हमारा आखिरी शेल है, आखिरी एनर्जी लेवल है। तो उस शेल को हम कहते हैं कि वो हमारे पास वैलेंस शेल होगा, और जो उस बेंच पे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आखिरी शेल में जो हमारे पास आखिरी आउटर मोस्ट शेल होता है वो हमारा वैलेंस शेल होता है, और उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। बैक बेंचर्स अगर हम लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह में। केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके अलावा दूसरी स्ट्रक्चर्स के साथ बॉन्डिंग के लिए इनको हम यूज करते हैं कि दूसरी एटम्स के साथ जो बॉन्डिंग करनी होती है तो उसमें भी यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ। अब जब हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी एक्सटर्नल सोर्स से, और ये अपने एटम को छोड़ भी सकते हैं। किस तरह से, अगर जो बैक बेंचर्स हैं उनको बाहर से कोई हल्की सी आवाज देगा, अगर वो डोर के करीब बैठे हुए हैं
और हल्की सी आवाज ही वो वहां से स्केप करके बाहर आसानी से जा सकते हैं और टीचर को पता भी नहीं लगेगा। सिमिलर अगर हम जो फ्रंट रो में बैठे हुए फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें कोई बाहर से आवाज भी देगा तो वो नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि उनका टीचर के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो वहां से नहीं निकल सकते। मतलब कि टीचर की जो फ्रंट रो वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे ग्रिप ज्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट रो। सो इसी तरह से हमारे एटम का भी हाल है कि एटम का फर्स्ट ऑर्बिट और जैसे जैसे हम पीछे की जानिब जाते जाएंगे, लाइक इंक्रीज करते जाएंगे डिस्टेंस को, तो वो ग्रिप जो है, वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो जो आउटर मोस्ट शेल विच इज सो कॉल्ड वैलेंस शेल, उसमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो एटम को छोड़ देते हैं, एटम को छोड़ देते हैं और वो कंडक्शन के लिए यूज होते हैं। लाइक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं एंड देन मटेरियल को, जो हमारे पास लाइक इलेक्ट्रिसिटी होती है, मटेरियल को कंडक्टिव बनाती है। तो ये हमारे पास अब कंडक्शन के प्रोसेस होते किस तरह से, कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, एंड व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, इनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा। अभी सिंपली हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होते हैं और किस तरह से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वैलेंस शेल्स क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक एटम जो है वो किसी भी अमाउंट की एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब कर सकता है। लाइक एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकता है, इट विल बी लाइट सोर्स, इट विल बी हीट सोर्स, या कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स भी हो सकता है। तो जब इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एक एटम को प्रोवाइड करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली उनका एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका एक लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मोर एनर्जी पोजेस हो रही है तो वो अपने जो एटम के साथ बॉन्डिंग है वो लूज हो जाएगी। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उनकी निस्बत बहुत ज्यादा, उनकी बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाएगी, लूजली बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से वो इजीली, अगर एनर्जी मिल रही है तो वो एक हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी लेवल तक जाने के लिए उनके जितना एनर्जी गैप है, अब एनर्जी गैप क्या होता है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उस एनर्जी गैप के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उन्हें रिसीव हो रही है तो वो अपना जो एक लेवल अप है एनर्जी लेवल, वो किसी दूसरे एनर्जी लेवल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास, इफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइक कंडीशन है कि उतनी एनर्जी उन्हें मिल रही है, तो वो एनर्जी जो होगी वो हमारे पास होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो क्या करेंगे, वो एक्चुअली अपने शेल को छोड़ देते हैं और एटम को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर से ले रहा है, आउटर, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब वो पहले ही आउटर मोस्ट शेल में पड़ा हुआ है, वैलेंस शेल में पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर कोई शेल नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद पीछे एक इलेक्ट्रॉन की एटम में, पहले हमारा एटम जो था वो न्यूट्रल था, क्या, इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब कि किसी चीज की डेफिशिएंसी हमारे पास एक चीज को इन्फ्लुएंस कर देती है, मतलब कि हमारा एटम जो है वो उस चीज से मुतासिर हो जाएगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारा जो न्यूट्रल एटम है उसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। अब नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, कम हो गए, और पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। तो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होने की वजह से हमारे पास ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन। अब हमारे पास आयनाइजेशन क्या है, जब हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। और इसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हमारे जो एटम बच जाता है उसको पॉजिटिव आयन बना देता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एक जो हमारा सिंपल हाइड्रोजन है
उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देता है, तो जो हमारे पास इन्फ्लुएंसिव एटम आएगा दैट विल बी H+। अब पॉजिटिव साइन ऊपर ये शो कर रहा है कि हमारा अब ये पॉजिटिव आइन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक्सेस है पॉजिटिव चार्जेस की। अब ये हमारे पास जो एस्केप वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, लाइक हमारे पास अगर ऐसा है कि हमारा एक एटम पड़ा हुआ है, लाइक इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर घर से कोई बाहर चला जाता है तो हमारा घर मुतासिर होता है कि एक बंदे की कमी आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे घर में गेस्ट आ गए, एक्सेस हो गई, पहले कम लोग थे अब और गेस्ट आ गए हैं, बाहर से कुछ लोग हमारे घर में आ गए, तो हमारे घर जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन एक एटम में आ रहा है अपनी एनर्जी को लूज करके, अपनी एनर्जी रिलीज करके, और एटम उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, तो इसको हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन्स जो है मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनकी कमी होगी, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक्सेस में हो जाएंगे। तो इस केस में जो हमारे पास एटम इन्फ्लुएंस होगा दैट विल बी सो कॉल्ड नेगेटिव आयन। इसकी एग्जांपल हम क्लोरीन की लेते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो पहले Cl था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, उसने एक्वायर किया या कैप्चर किया, तो वो हमारे पास Cl- बन गया। और क्लोरीन के केस की अगर हम बात करते हैं तो आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है न्यूट्रल एटम से, क्योंकि इसका जो आउटर शेल हो जाता है ना वो फिल हो जाता है, इसलिए क्लोरीन आयन जो है वो हमारे पास मोर स्टेबल होता है। और एक और टर्म आती है कि हमारे पास अगर कोई पूछ ले कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑब्वियसली फंडामेंटल पार्टिकल ही है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जिस तरह से हमारा एटम उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे नेक्स्ट आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये भी नेक्स्ट डिवाइड हो जाते हैं, लाइक एटम जो है वो पहले इतना छोटा है कि हम उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ना उसकी हेल्प से भी नहीं देख सकते, उसके लिए हमें स्कैनलिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो कि एक सिंगल एटम को डिटेक्ट करता है। न्यूक्लियस सो स्मॉल है, और इवन हमारे जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। हमें इस तरह से फील होता है कि हमारे जो एटम है ना उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फ्री। अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डालते हैं कि अगर हमारा जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन जो हमारा हाइड्रोजन एटम का, अगर वो गोल्फ बॉल की, मतलब कि गोल्फ बॉल जो है वो बहुत छोटी बॉल होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो उसको ऑर्बिट करे वो तकरीबन 1 मील के फासले पर होंगे। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तकरीबन सेम मैस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इनकी निस्बत 1836 टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन हमारे पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 1836 टाइम्स प्रोटॉन से छोटे होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो नेक्स्ट मिलकर बनते हैं, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स आते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स को नेक्स्ट हम यूज करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट अभी बेसिक समझ लेते हैं कि क्वार्क्स हमारे पास होते क्या। क्वार्क्स कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ये हमारे पास 6 क्वार्क्स हैं, और इन्हीं क्वार्क्स को मिला के हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। और क्वार्क्स कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। अगर कोई पूछ ले क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सो नो, ये नेक्स्ट डिवाइड होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। सो क्वार्क्स क्या है?
ये भी हमने वो पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिन क्वार्क्स जो के मिलकर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे पार्टिकल्स को बनाते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो यू लाइक इट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।